नमस्कार, बीबीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल शुक्रवार को बल्लभगढ़ के बीटा प्लांट में पहुंचे। यहां पहुंचकर मंत्री ने इस प्लांट के नए 2 प्रोडक्ट मसाला छाछ और दही के पैकेट लॉन्च किए। मंत्री के मुताबिक गर्मी का समय आ रहा है, ऐसे में 10 रुपए की मसाला छाछ और 30 रुपए का आधा किलो का दही लोगों को काफ़ी फायदा पहुंचाएगा। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिकने वाले नकली और अन्य उत्पादों पर नकेल कसने की बात भी कही। मंत्री के मुताबिक जहां भी इस तरह की शिकायत मिलेगी वहां पर छापेमारी की जाएगी और समय समय पर उनकी टीम इस तरह की छापेमारी करती रहती है। खासतौर पर त्योहारों के मौके पर ये छापेमारी बढ़ा दी जाती है। बीटा के प्रोडक्ट की मांग बढ़ाने के लिए मंत्री ने कहा कि जल्द ही इनकी मार्केटिंग बढ़ाई जाएगी और बूथों की संख्या में इजाफा होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बीटा के प्रोडक्ट पहुंच सके। आज बीटा प्लांट बल्लभगढ़ द्वारा छाछ, मसाले छाछ और दही का जो लॉन्चिंग हुआ है, 400 ml का छाछ है और आधा किलो का जो आपका दही का पाउच है, इसकी लॉन्चिंग हुई है। और गर्मी के समय में इस प्रोडक्ट की ज़्यादा कंजम्पशन होती है, तो ये सही समय था लॉन्च करने का, तो आज इसकी लॉन्चिंग हुई है। और इसी तरह हमारे जो बीटा के जितने भी प्लांट हैं पूरे हरियाणा में, जो 6 प्लांट हैं, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और जिस तरह से सहकारिता विभाग एक ऐसा विभाग है जिसके तहत आप जो माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी जो बात करते हैं कि आत्मनिर्भर। बात करेंगे अगली खबर की। बहुचर्चित तीनों विधानसभाओं को जोड़ने वाली प्याली हार्डवेयर रोड की खस्ता हालत को लेकर पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे अनशनकारी बाबा राम केवल और उनके सहयोगियों का अनशन कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने धरना स्थल पर पहुंचकर समाप्त करवाया और घोषणा की कि आगामी 25 तारीख को इस रोड का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जिस पर 6 करोड़ 70 लाख की लागत आएगी। दिखाई दे रहा नजारा फरीदाबाद के प्याली हार्डवेयर रोड का है, जहां पिछले कई दिनों से अनशनकारी बाबा राम केवल और उनके सहयोगी सड़क के निर्माण को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। गौरतलब है कि ये सड़क 3 विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ने के अलावा गुरुग्राम को जाने वाली रोड को भी जोड़ती है, लेकिन लंबे समय से इस सड़क की खस्ता हालत को लेकर कई एक्सीडेंट हुए थे, जिसमें एक इंजीनियर अपनी जान भी गंवा चुका था। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा धरने स्थल पर पहुंचे और आगामी 25 तारीख को 6 करोड़ 70 लाख की लागत से इस सड़क के पुनः निर्माण की घोषणा करते हुए अनशनकारियों को जूस पिलाकर और शॉल उड़ाकर उनका अनशन समाप्त करवाया। कैबिनेट मंत्री ने कहा, इस सड़क के निर्माण से 3 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों के अलावा गुरुग्राम जाने वाले लोगों को भी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि सड़क के निर्माण के बाद हार्डवेयर से 22 सेक्टर की तरफ जाने वाली रोड का भी 5 करोड़ से ज्यादा की लागत से निर्माण करवाया जाएगा। बाबा राम केवल उनके गोस्वामी जी धरने बैठे हुए थे और लंबी एक डिमांड थी कि सड़कें बनती है। ये सड़क गुड़गांव और फरीदाबाद को टच करती है और तीनों विधानसभाओं से निकलती है। एक तरफ बड़खल है, एक तरफ फरीदाबाद है, NIT की एंट्री करती है। और इस सड़क का जल्दी 25 तक हम इसका चालू कर देंगे बनाने का काम। तो 25 तक इसका क्या है कि अनशन समाप्त हो गया है और अनशन समाप्त करके कि ये सड़क जल्दी से जल्दी ये लोगों की बहुत ज़रूरत है और इस सड़क को जल्दी से जल्दी बनाने का। कितने लागत से करेंगे? 6 करोड़ 70 लाख की लागत से सड़क है जो इसकी है। और इसके बाद हम दूसरी सड़क हार्डवेयर से लेकर शमशानघाट 22 तक। चलिए बात करेंगे किसान आंदोलन की। संयुक्त किसान मोर्चा ने KMP एक्सप्रेसवे को 24 घंटे के लिए बंद को लेकर नूंह जिला के रिवासन में KMP एक्सप्रेसवे पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मेवात इकाई के लगभग 50 किसानों ने आज KMP को 1 घंटे जाम रखा। रिवासन के टोल प्लाजा पर तैनात पुलिस बल ने तुरंत कार्यवाही करते हुए किसानों को रोड से हटाने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने दोनों रोडों को जाम करते हुए नारेबाजी करते रहे। उसके बाद DSP के आने पर पुलिस ने किसानों को जबरदस्ती रोड से उठाकर गाड़ी में बैठाकर पुलिस थाने ले जाया गया और KMP एक्सप्रेसवे के जाम को खुलवाया गया। किसान मोर्चे की कॉल थी 10 तारीख को KMP को बंद करेंगे। खैर बंद तो क्या किया हमने, वहाँ थोड़ी देर हम बैठे थे, हमारे किसान भाई सारे बैठे थे यहाँ पे, और जैसे पुलिस और प्रशासन अपने आदेश का पालन करता उसी तरह हमने भी अपने नेताओं का पालन किया था। तो आज हद कर दी प्रशासन, पुलिस, सरकार ने जिस तरह किसानों के साथ यहाँ बर्बरता की है, लाठीचार्ज किया है, मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी बात नहीं है। और
अभी हम देखते हैं, इसके आगे अभी हम और फैसला करते हैं, मीटिंग करेंगे। अभी ये सारे किसान साथी बस में। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल थी कि केएमपी को 10 तारीख को 24 घंटे के लिए जाम किया जाएगा। यहाँ मेवाती किसान मोर्चा और तमाम दूसरे किसान संगठनों ने यहाँ पर उसको फॉलो करते हुए यहाँ साथी बैठे हुए थे। बहुत शांति से, संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से, जो अपना हक है उस तरीके से बैठे हुए थे। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने जबरन उनको, हमारे कुछ साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, कुछ साथियों को भगा दिया, ज़बरदस्ती जो रोड खुलवाया है, मैं समझता हूँ कि ये पुलिस की जाती है। और सभी जगह पर 28 नाकों पर किसान बैठे हुए हैं, वहाँ पर उस तरह की जाती नहीं है जिस तरह की यहाँ पर पुलिस ने जोर ज़बरदस्ती की है। लेकिन हम कानून और संविधान को मानने वाले लोग हैं। जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक हम कि संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल को फॉलो करते रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े। मेवात के किसान हमेशा देश को बचाने के लिए, भाईचारे को बचाने के लिए और अपने सरकार के खिलाफ हर बुरी बात के लिए उनके सामने खड़ा रहेगा। हम लड़ेंगे। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। नगर परिषद अधिकारियों के कुप्रबंधन के चलते 5.42 करोड़ रुपए की लागत से 31 वार्डों में लगाई गई 10,428 लाइट भी शहर को रोशन नहीं कर सकी। इसका बड़ा कारण नगर परिषद की अनदेखी व ठेकेदारों की लापरवाही है। नियमानुसार 18 से 24 मीटर चौड़ी रोड पर 90 वाट व चौड़ी सड़कों पर 24 से 45 वाट की LED लाइट लगाई जानी थी, लेकिन कर्मचारियों ने जहां एक की जरूरत थी वहां 4 लगा दी और कहीं पर एक भी नहीं लगी। इसके चलते शहर के अनेक हिस्सों में अंधेरा छाया रहता है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि रसूखदार लोगों के घरों के आसपास नियमों को दरकिनार कर लाइट लगा दी गई है। शहर के सबसे बड़े हिस्से चक्रचार में स्थिति ज्यादा खराब भी है। वहीं आकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से लेकर हुड्डा डिस्पेंसरी में, पोस्टवाल चौक से लेकर सैनिक स्कूल तक इक्का दुक्का लाइटें होने के चलते अंधेरा छाया रहता है। वहीं रेवाड़ी शहर के वार्ड नंबर 19 में सबसे ज्यादा 567 लाइटें लगी हैं। 5 साल में रखरखाव पर 1.73 करोड़ खर्च किए हैं। नगर परिषद की ओर से शहर में पुरानी लाइटों के रखरखाव पर भी वर्ष 2014 से लेकर 2019 तक 1.75 लाख रुपए खर्च किए हैं, लेकिन इस तरह के हालात पुराने समय से ही है। कुछ टाइम पहले मैंने RTI लगाई थी नगर परिषद रेवाड़ी में। मैंने मांगा था रेवाड़ी शहर में कितनी स्ट्रीट लाइट लग रही हैं और वो नई स्ट्रीट लाइट जो LED लाइट लगी है कितने की कीमत थी। तो नगर परिषद ने लगभग 5 करोड़ रुपए नई लाइट लगाने में खर्च कर दिए और 2.25 करोड़ रुपए मेंटेनेंस में खर्च कर दिए। फिर भी शहर में अंधेरा है। अगर मैं स्ट्रीट लाइट की बात करूं तो 10,428 रेवाड़ी शहर में स्ट्रीट लाइट लगी पड़ी हैं, इसके 5 करोड़ लगाने के बावजूद। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो पुरानी लाइट लग रही थी वो कूड़े के भाव 5 रुपये 7 रुपये किलो बेच दी गई। 1000 रुपये की लाइट नगर परिषद ने 5 रुपये की बेच दी, वो इसी टेंडर के अंदर है। नगर परिषद ने मुझे ये बताया कि अगर स्ट्रीट लाइट की कोई मैंने समस्या से संबंधित बात करी तो उन्होंने बताया कि आप स्ट्रीट लाइट की समस्या हो तो आप सीधा ठेकेदार से कांटेक्ट करो, नगर परिषद का इसमें कोई रोल नहीं है। कुल मिला के ये जो 5 करोड़ रुपए लग गए हैं, शहर पूरा अंधेरा है जी। हर साल स्ट्रीट लाइट की मेंटेनेंस के लिए लाखों रुपए आते हैं, पर नगर परिषद कुछ भी खर्च नहीं करती। पिछले 5 सालों की बात की जाए तो 5 से 7 करोड़ रुपए रेवाड़ी शहर के स्ट्रीट लाइट पे लग गया, फिर भी शहर में अंधेरा है। अब मेरी DC साहब से मांग है कि जितनी भी अभी स्ट्रीट लाइट लगी हैं, जो नई LED लाइट लगी है, सबसे पहले तो जितने भी ठेकेदार हैं उनकी जांच की जाए। जो 4 ठेकेदारों ने लाइट लगाई है, इन सब की जांच की जाए और इनका ठेका रद्द किया जाए। इतनी 5-6 हज़ार रुपये की एक लाइट की कीमत है। जो लाइट 500-600 रुपये की है वो 5,000 रुपये में लगाई है। और जो पुरानी लाइट, कहीं तो लाइट जो अभी डैमेज भी हो चुकी है और लगी भी नहीं है शहर के अंदर पूरी, तो कहीं ना कहीं ये पूरी नगर परिषद ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं ना कहीं पूरा की पूरा गोलमाल है और इसकी जांच होनी चाहिए। और ये जो टेंडर इतना ज़्यादा टेंडर दिया है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। जब मैंने इसकी जानकारी मांगी कि एक स्ट्रीट लाइट कितने की है तो नगर परिषद ने 1 साल तक तो उसका जवाब नहीं दिया। उसके बाद मेरे को 500 पन्ने पकड़ा दिया कि आप ये इसमें से देख सकते हो कि कितनी लाइट की कीमत है। तो जेई साहब। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। पलवल हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन कृष्ण कुमार ने कहा कि प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की काम के दौरान होने वाली मौत मामलों को देखते हुए हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग ने सेंसर आधारित 2 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। ये प्रोजेक्ट रेवाड़ी और गुरुग्राम में स्थापित किए गए हैं। इन 2 परियोजनाओं की सफलता को देखते हुए प्रदेश के दूसरे जिलों में भी चरणबद्ध तरीके से ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। आयोग के चेयरमैन कृष्ण कुमार पलवल विश्राम गृह में प्रेस वार्ता को
संबोधित कर रहे थे। हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन कृष्ण कुमार ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां सीवर कर्मियों की सुरक्षा के लिए इस प्रकार की आधुनिक निवारक उपाय लागू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज तकनीकी का समय है और इसका समुचित उपयोग कर न केवल सीवर की सफाई के दौरान होने वाले हादसों में अंकुश लगाया जा सकता है बल्कि सीवर की बेहतर साफ सफाई भी सुनिश्चित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ठेकेदारों द्वारा 5 से 7 महीने की नियुक्ति सफाई कर्मचारियों को हटाया नहीं जाएगा। सफाई कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। प्रदेश सरकार सफाई कर्मचारियों की समस्या के प्रति गंभीर है। प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की समस्या को लेकर समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है। कर्मचारियों का वेतन सीधे बैंक के माध्यम से उनके खातों में जमा करवाया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों के हितों के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सीवरमैन के लिए हमने एक सेफ्टी मेजर्स हमने अडॉप्ट किया है। हरियाणा में पहली बार रेवाड़ी में और गुरुग्राम में उसका इंडिया में हरियाणा पहला स्टेट बना है उसके लिए, और रेवाड़ी और गुरुग्राम जो 2 डिस्ट्रिक्ट है उसमें पायलट प्रोजेक्ट किया ताकि जो हमारे जो सीवरमैन है वो उसको मैनुअली ना जाके उसको हमारे पास एक टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट की है। वो सीवर का नीचे का लेवल वो बताते रहेंगे कि भाई उसको सेंस करके जो सेंसर वो आपको मैसेज आपके टेक्स्ट मैसेज आएगा, आपकी मेल आएगी, आपका व्हाट्सएप पे भी आएगा कि भाई ये ओवरफ्लो होने वाला है, इसको प्लीज़ डीसिल्ट इमीडिएटली। तो अगर वो जो सीवर है जिसमें हमारी डेप्थ रेट रुक नहीं रहा था, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी बोला है कि इसमें कोई मैकेनिकली जाना ही नहीं चाहिए। तो हरियाणा में इसमें एफर्ट्स जो है जो सफाई कर्मचारी आयोग है उसकी तरफ से मैंने दिन रात इसमें लगा हुआ था, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधा बोला था एक सीवर बोर्ड और वाटर सप्लाई मीटिंग में मेरे को कि इसमें जितने भी सेफ्टी मेजर्स हों इनकी डेथ नहीं होनी चाहिए। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ रेवाड़ी का टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमने यूज किया है। पलवल जिले में स्थित विभिन्न अनाज मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद सुचारू रूप से जारी की जा रही है। मार्केट कमेटी के सचिव नरवीर सिंह ने बताया कि किसानों को ई पोर्टल के माध्यम से मैसेज भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंडी में किसानों के लिए हेल्प डेस्क बनाई गई है ताकि किसानों को फसल खरीद के दौरान कोई परेशानी न हो सके। पलवल जिले में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद एवं 1 अप्रैल से खरीद शुरू हो चुकी है। गेहूं की खरीद सुचारू ढंग से जारी रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। मार्केट कमेटी के सचिव नरवीर सिंह ने बताया कि सरकार के निर्देश अनुसार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को ही एमएमएस भेजा जा रहा है। मंडियों में किसानों की सुविधा व खरीद व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने जिला के किसानों से आह्वान किया कि किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अपना पंजीकरण अवश्य करवाएं। हमारे ई खरीद पोर्टल से सभी किसानों को मैसेज पहुंच रहे हैं और खरीद हमारे सुचारू रूप से चालू है। वेयर हाउस कॉर्पोरेशन ने खरीद की है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं यही कहना चाहूँगा जिस किसान पर जो मैसेज आता है उसी दिन अपने गेहूँ को लेके आए ताकि उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। मैसेज में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर किसी पर कोई मैसेज पहुँचता है किसी किसान पर, उस दिन उसकी फसल तैयार नहीं है तो उसके मैसेज के नीचे लिंक दिया हुआ उसी पर उसको रिशेड्यूल कर सकता है, उसका आगे का भी कर सकता है। और अगर वो रिशेड्यूल भी ना करे तो हर शनिवार को जो सोमवार से शुक्रवार तक जो फार्मर रह जाते हैं, जो किसान रह जाते हैं, उनका हम शनिवार को खरीदते हैं तो शनिवार को लेकर आए। क्या व्यवस्था है किसानों के लिए? किसानों के लिए हमारे यहाँ बैठने की व्यवस्था है, पीने के ठंडे पानी की व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ सामने रेस्ट हाउस है, रेस्ट हाउस में तो अभी खाली नहीं है लेकिन हमने टेंट लगवाया हुआ है। एक किसानों के लिए हेल्प डेस्क भी है, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो अपने हेल्प डेस्क पर आकर कोई भी समस्या हो। पलवल जिला अस्पताल में आउटसोर्सिंग में काम करने वाले कर्मचारी नया ठेका चेंज होने पर दर्जनों कर्मचारियों के निष्कासन के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों द्वारा नए ठेकेदार के लोगों पर रुपए की डिमांड का भी आरोप लगाया गया है। वहीं सीएमओ का कहना है कि कर्मचारियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पलवल जिला अस्पताल में आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले सैकड़ों की संख्या में स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, माली तथा गार्ड आदि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं जो पिछले कई वर्षों से जिला अस्पताल में काम कर रहे थे। इन कर्मचारियों का कहना है कि नए ठेकेदार ने आते ही करीब 1.5 दर्जन कर्मचारियों का निष्कासन कर दिया है। इन कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि नए ठेकेदार के लोग नए और पुराने कर्मचारियों से काम पर रखने की एवज में रुपयों की डिमांड कर रहे हैं। वहीं कर्मचारियों का ये भी कहना है कि इस बार जिस ठेकेदार को हाउसकीपिंग, गार्ड, माली आदि का जो ठेका दिया है वह ठेकेदार
पहले भी जिला अस्पताल में काम कर चुका है। उस समय इस ठेकेदार के द्वारा कर्मचारियों तथा प्रदेश सरकार के नियमों में काफी अनियमितताएं भी की गई थी। कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं देता था। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि वर्ष 2018 से 19 व 19 से 2020 के दौरान कई कर्मचारियों को तो वेतन ही नहीं दिया गया था। साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान इस ठेकेदार ने, जिसका नाम राजेंद्र बताया जा रहा है, किसी भी कर्मचारी का पीएफ और एक जीपीएफ कर्मचारियों के खाते में जमा नहीं कराया था। आज जो हमारे कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं ठेके में, स्वास्थ्य के कर्मचारी, उनका ठेका किसी दूसरे ठेकेदार को दे दिया है और सरकार की एक ये चिट्ठी भी है कि भाई कर्मचारी नहीं हटेंगे, ठेके चाहे ठेकेदार कितने ही बदल जाएं। उसके बाद भी लगभग 25 कर्मचारियों जो इन्होंने नोटिस टाँका ठेकेदार ने किसी दूसरे सुपरवाइजर के माध्यम से, वो उसमें 25 कर्मचारियों के नाम नहीं थे। और जब उनसे पूछा कि हमारे उसमें नाम क्यों नहीं है, तो जो सुपरवाइजर जो लिस्ट टाँक रहा था, उस सुपरवाइजर ने ये कहा कि आप 70,000 रुपये दो और आपका नाम भी लिस्ट में शामिल हो जाएगा। एक बार तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भ्रष्ट अधिकारी और ठेकेदार। सीएम साहब, यहाँ हॉस्पिटल में कुछ कर्मचारी हैं जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं, क्या उनके कारण है और कितने कर्मचारी हैं ऐसे 3 सुपरवाइजर अभी हाल ही में सरकार द्वारा जो कंट्रैक्टर है उसे बदला गया है, जो कि पूरे प्रदेश के लिए बदला गया है। हर शहर में, हर जिले में कंट्रैक्टर को बदला गया है। तो जो कंट्रैक्टर है उसने अपने सुपरवाइजर्स को बदला है और जॉब से किसी को निकाला नहीं। लेकिन कर्मचारियों को ऐसा लगने लगा है कि शायद उन्हें जॉब से निकाल ना दिया जाए। वो अपने पेपर्स चेक कर रहे हैं, पुराने कंट्रैक्टर के पेपर चेक कर रहे हैं, जिनके पास में ओरिजिनल पेपर्स होंगे। विभाग की ओर से आदेश यही है कि किसी को भी जॉब से निकाला ना जाए और जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं उन्हें रखा जाए। हाँ, अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं, कोई नकली है। बात करेंगे अगली खबर की। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा केएमपी एक्सप्रेसवे को 24 घंटे के लिए जाम करने का आह्वान किया गया था। संयुक्त किसान मोर्चा के इस आह्वान का अब की बार पलवल जिले में कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि धरना स्थल पर किसानों द्वारा एक दिन पूर्व भी मीटिंग कर फैसला ले लिया गया था कि फसलों की कटाई के समय को देखते हुए वह 24 घंटे के लिए केएमपी को जाम नहीं करेंगे। फसलों की कटाई के सीजन को देखते हुए इस बार पलवल के किसानों ने केएमपी एक्सप्रेसवे को 24 घंटों के लिए बंद नहीं करने का निर्णय लिया है। किसान समिति ने कहा कि वह इस बार धरना स्थल पर एकत्रित होकर प्रतिदिन की तरह कृषि कानूनों का विरोध करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अपनी पूरी तैयारियों के साथ अलर्ट है। धरना स्थल पर काफी पुलिस बल मौजूद है और एक दिन पूर्व भी प्रशासन ने रूटों का डायवर्ट कर दिया था। आमजन, मानन, वाहन चालक व दैनिक यात्रियों से प्रशासन द्वारा आह्वान कर दिया गया था कि वह 10 अप्रैल से 11 अप्रैल की सुबह तक केएमपी एक्सप्रेसवे का प्रयोग न करें। रोड जाम करने का, केजीपी जाम करने का, तो ये हमारा कामकाज का समय है, फसल की कटाई का समय है। मजदूर खेतों में है, किसान खेतों में है और हम नहीं चाहते कि मजदूर का, किसान का समय बर्बाद हो। और वैसे भी पीछे से केएमपी पे कोई ट्रैफिक आने वाला नहीं, रूट डाइवर्ट पुलिस ने कर दिए। ऐसे में हमने ये निर्णय लिया, हमारी कमेटी ने, कि आज के आह्वान को छोड़ करके फसल की कटाई की वजह से बाकी सारे संयुक्त मोर्चा के जो कॉल अभी तक आई हैं, जितने हमारे आंदोलन के चरण हुए हैं, वो हमने सभी सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। और आने वाले समय में भी जो भी कॉल आएगी संयुक्त मोर्चा से, चाहे वो संसद का घेराव हो, चाहे कोई और कोई, हमारा तो यही कारण है जी। सिर्फ कारण, मुख्य कारण फसल का है। पूरे साल की ये होती है और हमारे जो देहातों में हर आदमी ये सोचता है कि पूरे साल का पशुओं का चारा, मनुष्यों के लिए अनाज इकट्ठा कर लिया जाए। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। हम कोई भी ना मुकदमे से भयभीत है, ना सरकार से कोई भयभीत है। हमारा आंदोलन बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। दिन पे दिन जो है, अब ये 5-4 दिन का और हमारे यहाँ किसानों का है फसल का, उसके बाद हमारी पूरी नफरी बढ़ती चलेगी और किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो भी कोई होगी कॉल संयुक्त मोर्चे की, उसे हम बाखूबी निभाएंगे और अब तक भी निभाते आए। चलिए बात करेंगे बढ़ते संक्रमण की। कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर देश को उस स्थिति में ढकेल दिया है जहां हम 1 साल पहले खड़े थे। देश में कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा तूफानी है। शहर, राज्यों से लेकर पूरा देश कोरोना संक्रमण के नए चिंताजनक रिकॉर्ड बना रहा है। तब जबकि सबको पता है कि मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखने से ही कोरोना की चैन टूट सकती है और ये काबू में आ सकता है। संक्रमण के आंकड़ों के साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन के आंकड़े भी अपडेट हो रहे हैं। वैक्सीन आने के बाद लोगों में अलग तरह की बेफिक्री नजर आ रही है। लोग जैसे मान बैठे हैं कि वैक्सीन लगने के बाद संक्रमण नहीं होगा।
WHO सहित सभी एक्सपर्ट बार बार बता रहे हैं कि संक्रमण के इस दौर में बेफिक्री बहुत खतरनाक है। जब जब दूरी का नियम टूटा है, कोरोना फैला है। कोरोना से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में जब हम रियलिटी चेक करने रेवाड़ी बस अड्डा पहुंचे तो स्थिति कुछ अलग देखने को मिली। बस अड्डे पर देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोरोना जैसी बीमारी देश, राज्य तथा जिले में फैली हुई है। सब कुछ सामान्य सा था, ना कोई नियम कायदे, ना सामाजिक दूरी का पालन, ना कोई गाइडलाइन भी पूरी तरह से तार-तार हो रही थी। यात्री तो यात्री, बस अड्डे के प्रबंधक सहित अन्य रोडवेज कर्मचारी भी बेफिक्री में थे। अभी जैसे बस स्टैंड तो ऐसी जगह है जहाँ पे सारे लोग आते हैं, शहर के आते हैं, बाहर जाने वाले आते हैं। तो यहाँ पे हमने बार बार हमारे जो अनाउंसमेंट सिस्टम उससे कहना कि मास्क लगा के रखें, बार बार हाथ धोएं और जितना कोशिश हो कि सामाजिक दूरी का पालन करें। जैसे टिकट ले रहे हैं तो वहाँ भी कई कोशिश की थोड़ा गैप में मेंटेन रहें जी। और इस बारे में हमारे जो कर्मचारी हैं तैनात हैं बस स्टैंड के ऊपर या बस में हमारा जो स्टाफ है, ड्राइवर कनेक्टर, उसको भी इस बारे में हिदायत दी जाती है पहले भी, और बार बार अब भी कह रहे हैं। सर, जो गाइडलाइंस हैं वो गाइडलाइंस की पालना अगर यहाँ नहीं हो रही तो उन पर क्या कुछ कार्रवाई करेंगे? अगर ऐसा किसी ने किया है या कोई हमारे आएगा मामला, उस पर हम अपनी कार्रवाई करेंगे विभाग की। अगर नीचे बात करें तो जो सामाजिक दूरी की है वो तो कहीं पालना हो ही नहीं रही, और रही खास साथ कर आपके जो कर्मचारी हैं वो भी लगातार मास्क का उपयोग नहीं कर रहे। तो आप हिदायत कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, तो जब आपके खुद के कर्मचारी नहीं कर रहे तो आप दूसरों को कहाँ हिदायत देंगे? उन कर्मचारी को दोबारा बुला के काउंसलिंग करी जाएगी, और जिसने ऐसा किया उस पर कार्रवाई करेंगे हम, ताकि भविष्य में वो ऐसी कार्रवाई ना, ऐसे काम ना करें। देखो, किसी की जान से खिलवाड़ करना इससे बड़ा काम कोई नहीं है जी। अगर हम खुद जिम्मेदारी समझेंगे तो हम कैसे लोगों का। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। प्रधान सचिव अशोक खेमका ने नूह व ताबड़ू अनाज मंडियों का दौरा किया और मंडियों में गेहूं लेकर आए किसानों व अढ़ैतियों से फसल खरीद के बारे में जानकारी ली, जिस पर किसान अढ़ैतियों ने बताया कि सरकार के इस नियम से हमें किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं है और हम खुश हैं। किसानों की फसल सही समय पर खरीदी जा रही है। अढ़ैतियों ने बताया कि गेहूं का उठान कार्य सही समय पर हो रहा है और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आ रही है। अशोक खेमका ने कहा कि किसानों को गेहूं की फसल बेचने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। उन्होंने मंडियों में पेयजल शौचालय व साफ सफाई के बारे में निर्देश देते हुए कहा कि किसी मंडी में पेयजल शौचालय व साफ सफाई की ठीक प्रकार से करवाना मार्केट कमेटी सचिव की जिम्मेवारी है। उन्होंने कहा कि किसानों की गेहूं की फसल सरकार की हिदायतों के अनुसार की जाए तथा फसल साफ सुथरी व नमी रहित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उठान का कार्य भी निरंतर जारी रहे ताकि किसान व व्यापारियों को कोई परेशानी न आए। आ रहे थे तो आज फिजिकल रिव्यू हो गया, तो रिव्यू में जो सरकार के पेट प्रोजेक्ट्स है वो देख रहे हैं। तो सर, ताबड़ू अनाज मंडी में अब तक 608 गेट पास जारी हुए और 1 अप्रैल से शुरुआत की थी गेहूं की फसल खरीद की। तो अभी तक सरकार का दावा था कि 48 घंटे के अंदर पेमेंट की जाएगी, लेकिन अभी तक तो किसी भी पेमेंट नहीं हुई है। देखिए, पेमेंट 48 घंटे में सरकार का दावा है, सरकार प्रयासरत है, किसानों के खाते में 48 घंटे में दी जाएगी। अगर कहीं भूल चुके तो उसमें कंप्यूटर ऑटोमेटिक 9% ब्याज देगा। सीएम साहब ने घोषणा कर दी है 9% ब्याज देगा। अगर किसी किसान को 48 घंटे के बाद ब्याज नहीं मिला तो वो डिप्टी कमिश्नर महोदय को शिकायत करे तो उसका रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। अपनी मांग को लेके है कि भाई उनकी सरकार से कल वार्ता भी हुई है। हमारे आज की करें भाई, अगर वार्ता है करें, ठीक है। और बताइए, एक सब आप ही लोगों ने दबा वो ऐसा है वो उस पर। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। महम तहसील कार्यालय के सामने अवैध पार्किंग में खड़े वाहनों के 5 मार्च को महम एसडीएम के आदेशों पर चालान काटे गए, लेकिन खुद तहसील कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा ही एसडीएम के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खुद एसडीएम कार्यालय की नाक के नीचे ही आदेशों की धज्जियां तहसील के बाहर नहीं बल्कि कार्यालय के अंदर सरकारी दफ्तरों के सामने खुद नगरपालिका कर्मचारी अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो आम पब्लिक को कैसे समझाया जाएगा? कार्यालय के अंदर खड़ी मोटरसाइकिल खड़ी करने के बारे में कर्मचारियों ने कहा, बाहर मोटरसाइकिल चोरी होने का डर सता रहा है, लेकिन बात ये भी है कि कर्मचारियों को अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने का डर सता रहा है तो आम लोगों को भी अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने का डर रहता है। ऐसे में तहसील कार्यालय में आम व्यक्तियों ने कहा कि हमारा चालान काट देते हैं, लेकिन खुद कर्मचारियों की मोटरसाइकिल कार्यालय के अंदर खड़ी रहती हैं, लेकिन प्रशासन उनके चालान क्यों नहीं काट रहा? वहीं इस बारे में महम तहसीलदार ने तुरंत संज्ञान लेकर तहसील के कर्मचारियों की मोटरसाइकिलों के नंबर नोट कर चेतावनी देकर मोटरसाइकिल कार्यालय से बाहर निकलवाई। आए थे इसमें नई तहसील में सेक्रेटरी में, तो उस टाइम पे चालान कटना गिरे थे और आज हमने आके देखा
प्रशासन की जो गाड़ियाँ हैं उनकी कोई वो नहीं है, और जो भी नॉर्मल यानी कि सिविल आदमी आया सिविलियन आदमी आया है उसका चलान काटे हैं, और जो बाइक है उसकी कोई रेख देख नहीं है, यार तो चोरी भी हो सके हैं, उनने कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो अपनी अपनी देखे हैं और अपना प्रशासन की पूरी मेर तैयारी चल रहा है। तो ठीक है, और जो इसके कार्यालय के अंदर है, अपने कमरे में है, वो अपनी बाइक सेव करने का आता है। जब हिदायत हुई थी, जब सभी कर्मचारियों ने अपने वाहन जो है ना बाहर खड़े करने पार्किंग में शुरू कर दिए थे, काफ़ी दिन तक ऐसा चलता रहा, परंतु फिर भी जो है ना सुबह सुबह तो बाहर खड़ी करते हैं, परंतु जब हम ऑफिस में बैठ जाते हैं तो धीरे धीरे दोपहर का समय होता है, धूप से बचने के लिए वो फिर पीछे से अंदर खड़ी कर देते हैं। तो हमने सभी कर्मचारियों को हिदायत दे दी। BVM न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज़। नमस्कार।